देखो तुम्हारी 11th तो खत्म हो चुकी है और 12th भी स्टार्ट हो चुकी है। 12th स्टार्ट हुए अप्रैल का 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है एंड अब धीरे धीरे डर का माहौल बन रहा है, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन के जो 2 साल थे तुम्हारे पास, उसमें से 1 साल से भी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है एंड अब सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में उंगलियों पे गिनने वाले महीने रह गए हैं। अप्रैल तुम्हारा खत्म हो गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इन 8 महीनों में बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए। तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, तुम्हें रिवीजन प्लान्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है और भी बहुत सारी चीजें। इससे टेंशन तो बढ़ने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। नाउ यू ट्राई टू फिगर आउट कि अभी ये जो 8 महीने बचे हैं, इन 8 महीनों की टेंशन तुमको एक साथ लेके बैठनी है या फिर तुम थोड़ा शॉर्ट टर्म का सोच के करंट जो तुम्हारे हाथ में है या फिर नियर फ्यूचर का जो तुम्हारे हाथ में है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो। बट ऑब्वियस सी चीज़ है और मेरा भी पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि अगर तुम शॉर्ट टर्म का प्लान करते हो तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है, बिकॉज 1 साल का प्लान तो तुम बहुत बार बना चुके हो। पिछले साल भी तुमने वीडियोस देखी होंगी, इस बार भी तुमने वीडियोस देखी होंगी। 90% ऑफ द वीडियोस यूजलेस होती है तुम्हारे लिए उस केस में जब तुम उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हो। सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोना डू इन दिस वीडियो इज, हम क्या करेंगे, जेईई 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का रोड मैप है। अभी अप्रैल खत्म हो चुका है, मई, जून, जुलाई, ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की ही बात करेंगे। इन 3 महीनों में तुम्हें स्ट्रैटेजिकली क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखो आगे की बात करें उससे पहले आई पर्सनली वांट कि ये जो तुम्हारा गोल है, ये जो तुम्हारा ड्रीम है आईआईटी जाने का, ये जो तुम्हें दिख रही है आईआईटी की फोटोज इतनी सारी जिन्हें देख के तुम इंस्पायर होते हो, उसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी जो तुम्हें करनी है, जो ये तुम्हारा गोल है आईआईटीएन बनने का, इसके लिए तुम एक सिंपल सी चीज ये करो, कमेंट्स में जाके अभी की अभी लिखो कि आई विल बिकम एन आईआईटीएन, क्योंकि ये तुम्हारा गोल है। कहीं ना कहीं जब तुम ये खुद को रिमाइंड कराओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी जिसको फील करके तुम क्विकली एक्शंस ले पाओगे। ऑब्वियस ही चीज़ है, सिर्फ गोल को इमेजिन करके उसको मैनिफेस्ट करके गोल अचीव नहीं होता है, आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं एंड एक्शंस क्या लेने हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाके अभी के अभी कमेंट में लिखो आई विल बिकम एन आईआईटीएन। अगर इतना बड़ा लिखना भी नहीं हो रहा है तो सिंपल सी चीज़ लिख दो, आईआईटीएन लिख दो और उसके आगे अपना नाम लिख दो। जब देखोगे अपने नाम के आगे आईआईटीएन टैग लगाओगे तो खुद से वो वाइब एंड एनर्जी आ जाएगी, खुद से वो एक बूस्ट मिल जाएगा जो शायद इस वीडियो को नीड है एंड शायद जो इस वीडियो में चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नीडेड है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें सबसे पहले अपने लिए टारगेट लेके चलना है 80% सिलेबस कंप्लीशन का। नाउ इसको अगर डायरेक्टली समझोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर और कर देती हूँ। 80% सिलेबस इज इंक्लूडिंग योर 11th का सिलेबस, ठीक है। तो ये 11th का और 12th का दोनों का सिलेबस है। मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में तुम्हें टारगेट लेके चलना है कि तुम्हारा ये जो 80% सिलेबस है ये खत्म हो जाए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि अगर तुम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करी हुई है एंड जितना मैं कोचिंग्स को जानती हूँ उनका टारगेट होता है कि अगर जैन में एग्जाम है तो वो ट्राई करते हैं कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट के केस में। दिसंबर नहीं तो चलो मान लो कोई कोचिंग है जो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन्ड है, टाइमली सारी चीज़ें फॉलो करती है, इन दैट केस व्हाट दे कैन डू इज कि वो मैक्स टू मैक्स नवंबर तक सिलेबस खत्म करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बट उससे पहले सिलेबस खत्म हो पाना बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट है। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम कोचिंग के भरोसे नहीं रुके और अगर हमें 80% सिलेबस करना भी है तो हम करें क्या करोगे आप ऐसा कि आपके 80% सिलेबस आपका खत्म हो जाए? तो इसके लिए मैं सिंपल सी आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो आपका जो 12th का सिलेबस है उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको शायद कोचिंग की नीड नहीं है, जो आप सेल्फ स्टडी से या सेल्फ पेस से पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट आप निकालो जिनको आप खुद से कर सकते हो। अब खुद से करने का क्या मतलब है, खुद से करने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या पुराने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं,
तो वहाँ से आप वो लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो दूसरा एक ऑप्शन बचता है, सबसे बेस्ट होता है यूट्यूब। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, इनऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर करना है, ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर करना है, सबसे बेस्ट है आपके लिए यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इन डिटेल लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर 80% सिलेबस। ये ऐसे ही कंप्लीट होने वाला है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड मैं पर्सनली तुमको बता रही हूँ, लास्ट ईयर जेन अटेम्प्ट से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम निकल के आ रही थी कि दीदी हमारा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, हमारी तो कोचिंग में स्पीड से चल रहे हैं, जेन अटेम्प्ट से 2 दिन पहले सिलेबस खत्म हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं। तुम्हारे पास अभी भी 8 महीने, समझ लो, मतलब 8 महीने इनफ टाइम होता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एंड आगे की चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो इसके लिए अभी से एक्टिवली प्लान करो, 80% सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, एंड उसके लिए स्टार्ट पॉइंट आपके लिए होने वाला है ये तीनों सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स की लिस्ट निकालो जिनमें आपको टीचर्स का बहुत ज़्यादा असिस्टेंट नीडेड नहीं है। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स इजीली हो सकते हैं, फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजीली हो सकते हैं, मैथ्स में कुछ थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, छोटा सा चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, जिनको आप खुद से कर सकते हो। तो ये थी सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी, तुम्हें 80% सिलेबस अपना टाइमली खत्म करना है। ये 3 महीने का टारगेट मैंने दिया है। बचे हुए महीनों में आप बचा हुआ सिलेबस खत्म कर सकते हो, एंड उसके अलावा क्या क्या करना है वो आगे आने वाले महीनों में ही प्लान कर लेंगे। उसके लिए अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसके बाद आते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी पे। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें आज से 2 महीने पहले तुम्हारी क्लासेस में क्या पढ़ाया गया था। अगर तुम बता पाए तो तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम एवरेज जेई एस्पिरेंट हो, जो हर साल लाखों स्टूडेंट होते हैं। बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है कि तुम्हें जो भी पढ़ाया गया है पिछले क्लासेस में, आज नहीं तो कल तुम वो उसको भूल जाने वाले हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा ब्रेन होता है ये एक खाली बकेट की तरह होता है। इसमें अगर तुम भरोगे चीज़ें तो कुछ ना कुछ बाहर आती जाएंगी। अगर यहाँ पे चीज़ों को टिका के रखना है तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, तुम्हें रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमसे 2 महीने पहले क्या पढ़ाया गया था, तुम्हें क्या चीज़ें याद है क्या नहीं है, ये तो आज की सिचुएशन है और मैं 2 महीने पहले का पूछ रही हूँ। तुम सोच के देखो, जब तुम जेई का एग्जाम दे रहे होगे तुम्हें 2 साल पुराने सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस केस में तुम क्या करोगे? धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है, तो ये तुम हैंडल कैसे करोगे? इसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन करना है। बहुत से लोग सोचेंगे कि रिवीजन की अभी क्या ज़रूरत है, सिलेबस एक बार ख़त्म हो गया तब रिवाइज करेंगे। अगर तब रिवाइज करोगे तो फिर 11th वाला तुम्हारे दिमाग से एकदम गायब हो जाएगा। तो आज से, अभी से एक सिंपल सा रूल बना लो कि क्लास 11th का जो आपका जो कंप्लीट हुआ है, जितने भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए, उसमें एक सिंपल सी रूल बुक बना लो कि हर वीक आपको 2 से 3 टॉपिक्स उठाने हैं और उनको रिवाइज करना है। बिकॉज रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को आप समझो। और इसीलिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि रिविजन इज़ एसेंशियल। क्या लिखोगे? रिविजन इज़ एसेंशियल। अगर तुम्हें भी लगता है रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी के अभी कमेंट्स में जाके लिखो। तो ये थी सेकंड स्ट्रेटेजी, जो कि थी रिवीजन। एंड रिवीजन में भी मेजरली आपका जो सिलेबस हुआ है वो अभी 11th का सिलेबस है, तो 11th के रिवीजन पे ही आपको फोकस करना है। इसके बाद आती है थर्ड स्ट्रेटेजी, एंड ये मेरी पर्सनली फेवरेट है। इसमें आता है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, PYQs, क्वेश्चंस बेसिकली दिस इज मॉक टेस्ट। एंड देन उसके बाद आता है आपका मॉक टेस्ट। देखो, इसमें आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, एक सिंपल सी रूल बुक बना लो कि जैसे ही आपकी कोचिंग में कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि चैप्टर पूरा 16 पेजेस का है, आपने थोड़ा बहुत कम करके एडजस्ट करके उसको 8-9 पेजेस में ले आए या 5-6 पेजेस में ले आए। शॉर्ट नोट्स इतने बड़े नहीं होते हैं, मैक्स टू मैक्स आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए
1 to 2 पेजेस के, तभी ये चैप्टर की समरी होगी एंड तभी ये लास्ट मोमेंट में आपके काम आएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है मॉड्यूल पे जो आपको आपकी कोचिंग ने दिया है ना। इससे क्या होता है, आपकी कोचिंग का जो मॉड्यूल होता है उसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक से बेसिक भी मिल जाएगा, एडवांस से एडवांस भी मिल जाएगा। कोचिंग मॉड्यूल्स का पर्पस यही होता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगते हैं, जितनी डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगते हैं, वो सारे के सारे कोचिंग मॉड्यूल में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको किसको देनी है, मॉड्यूल को देनी है, कोचिंग मॉड्यूल को देनी है। बिना उसके ना तो किसी बुक पे भागना, ना किसी PYQs पे भागना, कहीं मत जाना। मॉड्यूल करने के बाद आपको करने हैं PYQs। कौन से PYQs करने हैं, चैप्टर वाइज PYQs। नाउ इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जेई में इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर साल मान के चलो बहुत सारे चैप्टर्स से ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। नाउ अगर तुम पिछले 10 साल की भी PYQs उठाओगे, चैप्टर वाइज PYQs उठाओगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ कितने क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 20-30 क्वेश्चंस होंगे, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके केस में तुम क्या कर सकते हो, ये करने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होने वाली है आपके लिए, ये होने वाली है। दूसरी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, ये होने वाली है। ध्यान से देख लो, PYQs चैप्टर वाइज होने वाले हैं। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी जो आपको करनी है, जो आपकी थर्ड प्रायोरिटी होने वाली है, वो होगी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। नाउ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन की तरफ मत भागना ज़्यादा, इसमें प्रैक्टिस करना अच्छे से। ऑफलाइन मॉक टेस्ट पे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने का। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में मेरे को पर्सनली जो सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है वो है ओसवाल बुक्स के। तुम्हें जेई मेन में तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तुम्हें चैप्टर वाइज PYQs भी मिल जाएंगे, बहुत नॉमिनल प्राइस पे तुम्हें अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, उनकी वेबसाइट पे ये इजीली मिल जाएगा। कुछ ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल होता है, एक बार जाके देख लेना। बट दीज बुक्स आर द बेस्ट आई फील, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैंने शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ तुमको बोली है, ये शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ें उनके बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तब तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस को तुरंत जंप ऑन कर सको। तो दिस यू कैन चेक आउट फॉर श्योर। अब ये हो गया चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये तो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ही जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे। इसके बाद एक और पॉइंट जो हम भूल गए, वो है आपका मॉक टेस्ट। नाउ ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं है, ये है आपका वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट। नाउ इसमें भी अगेन बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि अभी क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, सिलेबस खत्म हो जाएगा तब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, तभी एग्ज़ाम तक जाके आपका वो मोमेंटम बिल्ड होगा, तभी जाके आपके अंदर वो स्टैमिना आएगा उतने घंटे उस प्रेशर को झेलने का। एंड ये जो मॉक टेस्ट देने वाले हो, ये भी आप अभी के लिए ऑफलाइन ही दो। एंड अगेन इसके लिए ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट तुमको मिल जाएंगे। ये वीकली मॉक टेस्ट को किसी भी हाल में मिस मत करना, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने चाहिए। वापस इस बात को ध्यान से सुन लो, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने चाहिए, पार्शियल लेंथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो हमको आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉलो करनी है। अब इन तीनों चीज़ों के बाद चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नॉट जस्ट इन 3 मंथ्स बट थ्रू आउट द ईयर, वो होता है आपका एनालिसिस। चलो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड अगर उस क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो तुम्हारा इमीडिएट एक्शन क्या रहता है, तुम क्या करते हो? वन कुड बी कि तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते रहते हो एंड अल्टीमेटली छोड़ देते हो। दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कुड बी कि भाई तुमने ट्राई किया, तुमसे नहीं हुआ, तुम क्या करोगे? तुम तुरंत जाके सॉल्यूशन देख लोगे। सॉल्यूशन देख के तो सब समझ में आ गया, हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ये स्टेप्स यूज है, ये चीज़ें लगी हैं, एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड ऐसे करके तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तुमसे खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो सोच के देख लो, तुम सॉल्यूशन देखा, फिर तुम्हें लग रहा है कि तुमने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। एंड इसी मेंटालिटी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है किधर अटकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अटकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। कोचिंग का मॉड्यूल है, उसका कहीं से आंसर की मिल गया, उसके सॉल्यूशंस मिल गए तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही कोचिंग जब टेस्ट कंडक्ट कराती है, वही कोचिंग जब टेस्ट लेती है, क्लास में क्वेश्चंस पूछती है,
तो तुम वहां पे अटक जाते हो। तुमसे वो क्वेश्चन बनते ही नहीं कि तुमने तो उसका सॉल्यूशन देख के ये समझ लिया था कि तुम्हें तो आता है, और यहीं पे आके तुम वन ऑफ दोज फ्यू मिस्टेक्स कर देते हो जो बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट करते हैं और शायद उस रेस से बाहर भी हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये मिस्टेक ना करो तो बात ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है कि सपोज तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड उस क्वेश्चन में तुम अटक जाते हो। क्या होता है, अटक जाते हो। अब क्वेश्चन में अटकने के पीछे कुछ ऑब्वियस सी रीजंस होते हैं कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि वो वीक है। अब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है तो तुम्हारे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन बचता है कि तुम्हें जो भी पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें वापस से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के साथ तुरंत बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में मत जाओ। रिवाइज करने के बाद तुम एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर किसी क्वेश्चंस में लगा है तो वो किस तरीके से उसका एप्लीकेशन हुआ है, एंड तब जाके तुम्हें ये समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एंड देन वो थॉट प्रोसेस क्या आपको फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आ पाओगे तभी आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, फिर आप स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस करोगे, आप टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप स्पीड एक्यूरेसी पे फोकस करोगे। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप एनालिसिस करोगे। अब एनालिसिस सिर्फ क्वेश्चंस का नहीं करना है, सारी चीज़ों का करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करते हो उसका भी एनालिसिस आपको करना है। और सपोज आप कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व कर पा रहे थे और अगर आप PYQs में अटक रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, आपने कुछ तो गलत किया है। जो चीज़ें जेईई डिमांड कर रहा है, जो चीज़ें NTA पेपर में डिमांड कर रहा है, अगर तुम वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो मतलब तुमने कुछ तो ऑब्वियसली गलत किया है ना। तो ये फिगर आउट करो कि तुमने कहाँ वो गलतियाँ करी, बिकॉज जो पूछा जा रहा है वो तो तुमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो इसके लिए भी तुम फिगर आउट करो कि कहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तुमने अगर ये क्वेश्चंस ठीक से नहीं लगाए हैं तो तुमसे चैप्टर वाइज PYQs नहीं बनेंगे। नहीं बनते हैं तो अगेन तुमको प्रोसेस फॉलो करनी है, एनालिसिस पे जाना है। सेम तुम्हें करना है जो तुम मॉक टेस्ट दोगे, वीकली मॉक टेस्ट। एक भी मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के नहीं जाना चाहिए। ये बात लिख के ले लो। जितने भी सारे मॉक टेस्ट तुम दे के ऐसे ही छोड़ देते हो ना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुमने दिया छोड़ दिया, क्या फ़ायदा, तुम्हारे मार्क्स कम आए, बस ठीक है, रिग्रेट करके बैठ गए। उस मॉक टेस्ट से एनालाइज करो कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, बिकॉज वो रियल एग्जाम नहीं है, लेकिन रियल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट तो आपने क्रिएट किया, रियल एग्जाम जैसी डिफिकल्टी तो आपने फेस करी, और अगर वहाँ मार्क्स नहीं आ रहे तो फाइनल एग्जाम में कैसे मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए एनालिसिस करो मॉक टेस्ट का भी, एंड फिगर आउट करो मिस्टेक्स क्या हैं। मिस्टेक्स को फिगर आउट करने के बाद वापस सॉल्यूशन पे आना है कि इनके अब सॉल्यूशंस क्या क्या है। मिस्टेक अगर कॉन्सेप्ट्स वीक है, मिस्टेक्स अगर सिली एरर्स है, मिस्टेक अगर कैलकुलेशन एरर्स है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो, तब जाके तुम IITian बन पाओगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर लेके बैठ गए तो भूल जाओ तुम कभी IIT जा पाओगे। IITian बनना थोड़ा चैलेंजिंग है, आई विल नॉट से इम्पॉसिबल है, थोड़ा चैलेंजिंग है। इसमें बहुत सारी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स वही करते हैं जो मैं तुम सबको अभी बता रही हूँ। अब इसके बाद लास्ट जो पॉइंट बनता है, आपको वही करना है जो मैंने इस वीडियो के लिए किया। लोग आपको 1 ईयर रोड मैप देते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने इसको छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक करके मैंने आपको 3 मंथ्स का रोड मैप दिया है। आपको क्या करना है, आपको भी वही करना है। आपको पता है आपका अल्टीमेट एम IIT है, आपको भी पता है आपको जेईई देना है, जेईई क्रैक करना है, आपको पता है टाइम टेबल बनाना है, सारी चीज़ें। तो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको ना बड़ा प्लान करने के बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई आपको 80% सिलेबस ख़त्म करना है 3 मंथ्स में। आप क्या करो, अगर आपको ये सिलेबस ख़त्म करना है 3 महीने में, तो सबसे पहले तो ये फिगर आउट करो कि कितना सारा सिलेबस बाकी है जो आपको ख़त्म करना है। अब वो सारा सिलेबस अगर 3 महीने में ख़त्म करना है तो उसको वीक्स में डिवाइड कर दो। अगर वीक से भी पहले अगर 3 मंथ्स है तो आपको 1 मंथ में डिवाइड करना है। 1 मंथ में डिवाइड करने के बाद आप वीकली डिवाइड कर दो। वीकली डिवाइड करने के बाद आप डे वाइज डिवाइड कर दो। डे वाइज डिवाइड करने के बाद आप आवर्स में डिवाइड कर दो। आवर्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए एक्शनेबल आइटम्स। एक्शनेबल आइटम्स मतलब हर दिन जब भी आप जागते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपको कौन सा चैप्टर करना है। तभी ये जो हम प्लानिंग कर रहे थे, तभी ये जो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तभी ये जाके फ्रूटफुल होगी। कुछ ना कुछ एक्शनेबल आइटम इससे निकालो, एंड ये एक्शंस पे तुम्हें डेली वर्क करना है आज से लेके लास्ट डे ऑफ जेईई तक।
देखो यार, मैंने ना अपनी प्रिपरेशन में, मेरी जो जेई की प्रिपरेशन थी थोड़ी चैलेंजिंग रही, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था जितना तुम्हारे पास है। तो मेरे को एक बहुत प्यारी सी चीज़ और बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ और मैं तुमको भी बताना चाहती हूँ। देखो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा। होगा नहीं होगा बताओ? बनोगे आईआईटीएन नहीं बनोगे बताओ? खुद से पूछो और खुद से बताओ मुझे, बनोगे आईआईटीएन नहीं बनोगे? अगर बनोगे तो अभी कमेंट्स में जाके आईआईटीएन और अपना नाम लिख देना, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना यार। हर दिन मेहनत करोगे, हर दिन जब ग्राइंड करोगे, हर दिन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम आईआईटीएन बन पाओगे। थोड़े चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़े सेक्रीफाइसेस नीडेड होते हैं, लेकिन यही वो सेक्रीफाइसेस है जो बाद में तुम्हें मीठे लगते हैं और बाद में जिनका आउटपुट निकल के आता है और तुम उनको एंजॉय कर रहे होते हो, ठीक है? तो मैंने 3 महीने की चीज़ें तुमको बताई हैं। ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करते हैं, पहले इन 3 महीनों को ट्राई करते हैं कि जितना प्लान किया है उतना सारा एग्जीक्यूट हो जाए। मीनवाइल अगर मुझे लगता है बीच बीच में इन्हीं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस बनानी है तो वो भी मैं लेके आती रहूँगी। तुम भी मुझे बता सकते हो अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। एंड इन 3 महीने के बाद हम, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज, कि तुम किस कंडीशन में उस टाइम पे खड़े हो, उसके हिसाब से अगला टाइम प्लान करेंगे। बिकॉज आज से 9 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का मैं प्लान कर लूँ, कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला है, बिकॉज हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। मैं भी सोचती हूँ मैं 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगी, 5 साल में क्यों, कम टाइम में बनने का सोचती हूँ, बट नहीं पॉसिबल होता है। ऐसे में सिंपल यही है कि तुम्हारा जो अल्टीमेट एम है उसको एक्शनेबल आइटम्स में ब्रेक करो एंड डेली बेसिस पे तुमसे जितना हो सकता है उतना तुम ट्राई करो। सो यार, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो चीज़ें बताई हैं इनको एग्जीक्यूट कर लेना एंड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे बताना कि तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल रही हैं। आई विल बी रियली हैप्पी, बिकॉज मैंने खुद ये सारी स्ट्रेटजीज प्लॉट करी हैं विद माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ मेंटोरिंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, जेई 25 वालों को, ठीक है? एंड आई वांट कि तुम भी अपना जेई का एग्ज़ाम क्रैक करो, एडवांस क्रैक करो एंड आईआईटीएन बनो, ओके? सो अगेन, so for that I wish you all the very best. Keep grinding, keep hustling, because that's what it will make you IITian.